नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से जो एक प्रयास मैंने चालू किया था जब मैं यूपी कॉलेज में था, उस कड़ी के तहत मैं एक बार फिर से आया हूं। और इस बार हमारे साथ श्रीमती श्रुति नागवंशी जी हैं। और मैं उनका एक परिचय देने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे समय दिया और हम लोग बात कर पा रहे हैं। हम आप दर्शकों को, खासकर बच्चों को, काफी जानकारियां दे पाएंगे। मैं सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका नाम जो है वह नोबेल पुरस्कार के जो लोग नॉमिनेट होते हैं उसमें आपका नाम भी शामिल हुआ है। और हम प्रार्थना करेंगे कि एक दिन वह अवसर आए जब हम आपको सच में वो पुरस्कार स्वीडन में ग्रहण करते हुए, स्टॉकहोम में ग्रहण करते हुए देखें। तो मैं एक ब्रीफ आपका परिचय दूंगा। आप मुख्यतः विमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, जो भारत में खासकर अनटचेबल, जिनको कि हम लोग दलित और ग्रामीण क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं, उनके क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप फाउंडिंग मेंबर हैं एक ह्यूमन राइट के बहुत बड़े ग्रुप के, जिसको कि पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। आप फाउंडर भी हैं सावित्री बाई फुले महिला पंचायत की। और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1996 में अपने पति देव के साथ, श्री लेनिन रघुवंशी जी के साथ, और साथ में हिस्टोरियन महेंद्र प्रताप जी, म्यूजिशियन विकास महाराज और पोइट ज्ञानेंद्र पति जी के साथ आपने इसकी स्थापना की थी। आपके शुरुआत की जिंदगी कैसी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने इस देश में, खासकर इस क्षेत्र में, एंटी कास्ट वर्क में बहुत बड़ा योगदान दिया और आपको अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि यूथ की आवाज अवार्ड, आपको रेक्स करमवीर चक्र मिल चुका है, उसके अलावा जनमित्र अवार्ड मिला है। और आपको टॉप 100 विमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया इन 2016 इन 2016 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तिलक मांझी नेशनल अवार्ड आपको श्री लेनिन रघुवंशी जी के साथ अंग अंग मदद फाउंडेशन, जो कि भागलपुर में स्थित है, उससे आपको प्राप्त हुआ है। और आपने पब्लिक पीस प्राइज अभी हाल में ही 2020-21 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क फॉर चाइल्ड राइट्स एंड विमेन्स राइट्स के तौर पर आपको अभी प्राप्त हुआ है। और कई आर्टिकल्स आपने लिखे हैं न्यूज़लेटर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट पे। और आपकी अभी हाल की ही एक किताब आई है डॉक्टर अर्चना कौशिक जी के साथ, जिसका शीर्षक है मार्जिन्स टू सेंटर स्टेज, एम्पावरिंग दलित्स इन इंडिया। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमें समय दिया, आपसे बातचीत का मौका मिल रहा है। सबसे पहले आप ही अपना एक परिचय दीजिए। हमें पता है आप वाराणसी में आपका जन्म हुआ है, दशाश्वमेध घाट से हैं, और उसके आगे की कड़ी आप बताइए। सर, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको आपका ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि आप दुनिया भर में कुछ भी जाने जाएं, लेकिन वो क्षण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप जिस कॉलेज से पढ़े हो और वहां के गुरुजन आपको कुछ तवज्जो दे रहे हो। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कुछ समय पहले हम कॉलेज भी गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, तो वो मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय और बहुत सुखद पल था। तो ये तो है। सब चीजें हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करना मुझे पसंद है। किसी समय नहीं पसंद हुआ करता था, अंतर्मुखी स्वभाव की थी, लेकिन अब इस काम में आप ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभवों को शेयर करिए और लोगों को जानिए, समझिए, तभी काम कर पाते हैं। तो मेरे लिए आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो जो आपने पूछा अपने बारे में बताने के लिए, तो अपने बारे में अगर हमको कहना हो, तो हम जहाँ खड़े हैं वहां से अगर पीछे की ओर देखते हैं कि वो एक बहुत साधारण सी
लड़की मैं होती थी, और आज भी अपने को बहुत ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं मानती हूँ। अपना आत्मसम्मान और सब चीजें हैं, अपने ऊपर गर्वानुभूति भी है, लेकिन बिना वो लोगों के सहयोग के जो कुछ था वो संभव नहीं था। और मेरा कुछ पर्सनालिटी भी ऐसा है कि हम अकेले नहीं काम कर पाते, हमेशा समूह में मुझे काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। और आत्मबल भी वहीं से आता है, जब इकट्ठे मिल करके हम लोग किसी भी समूह के साथ अगर काम कर रहे हो तो मेरे लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो मैं वही बात कर रही थी, और मैं अगर लोगों को बताना हो और खास करके लड़कियों को बताना हो, तो मैं एक ऐसी उदाहरण हो सकती हूँ जहाँ एक बहुत सीधी सादी सी लड़की, और जो पढ़ाई में भी बहुत अव्वल नहीं रही हो, और चूंकि हमारे समाज में अब तो लड़कियों के शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि और वो भी इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ हम कहना जरूरी समझते हैं कि अगर लड़की अच्छी शिक्षित नहीं होगी, उच्च शिक्षित नहीं होगी, तो उसका विवाह नहीं होगा। अभी भी इसी मजबूरी में लोग पढ़ा रहे हैं। अगर स्वीकार्यता होती ना तो ये नहीं होता। तो ये शुरू हो गया था हम लोगों की पीढ़ी से, और हमें भी यही कह कह के पढ़ाया गया कि पढ़ लो, नहीं अच्छा बर नहीं मिलेगा। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे पता नहीं हम आगे हो जाए पीछे हो जाए, आप किस क्रम में बात करना चाह रहे हैं, पर हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि मैं उदाहरण हो सकती हूँ बहुत सीधी सादी सी लड़की का, जिसके लिए बहुत कुछ ऐसा लक्ष्य था नहीं पढ़ने के समय में और बचपन के समय में कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि वो समय ही था वैसा जहां बच्चियों को बस इसीलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि अगर हम सवर्ण बिरादरी से आते हैं तो वहां थोड़ी शिक्षा और सारी चीजों का एक हद तक महत्व इसलिए था कि यदि लड़की शिक्षित नहीं होगी तो वो परिवार को और बच्चों को संभाल नहीं पाएगी। तो उसी विचारधारा के साथ पढ़ाया गया। और कहना ये जरूरी समझेंगे कि इसमें मेरी माँ का योगदान था, जो महज कक्षा 2 पढ़ी थी, लेकिन उनका शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। ऐसा कुछ हम उच्च शिक्षित भी नहीं है, अपने समय में हम ग्रेजुएट ही कर पाए यूपी कॉलेज से। और लेकिन वो भी जितना कर पाए वो माँ की वजह से, और जब ग्रेजुएशन हुआ तो वो मेरे पति और ससुर की वजह से, क्योंकि एक बड़े परिवार में मेरी शादी हुई। बचपन में तो माँ को हम बार बार कहना चाहेंगे कि बहुत लड़ लड़ के उन्होंने पिता से पढ़ाया, क्योंकि पिता की वो भी अगर हम सोचें तो कुछ संदर्भ रहते हैं जिसकी वजह से एक पिता अपनी बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहता। आज वो स्थितियां नहीं है, पर पीछे वो स्थितियां थी कि बच्चियों के ऊपर जो खतरे थे और लोगों में समझ नहीं थी कैसे बच्ची लड़कियां सुरक्षित हों, वो माहौल ही नहीं था। तो वो एक डर पिता के अंदर बैठा रहता है, जिसकी वजह से वो एक सीमा में कैद करके अपने बच्चे को रखना चाहते हैं। लड़कों को वो आजादी देते हैं पर लड़कियों को नहीं दे पाते। इन चीजों को जब आज हम गांव में घूमते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि आज भी जहां मेरी स्थिति थी उस समय की, आज बहुत सारी बच्चियों की वही स्थिति है कि पिता खतरे की वजह से समाज उनको सहज तरीके से बढ़ने नहीं देगा, और हर कदम पे लड़कियां असुरक्षित हैं। इस वजह से वो चाह करके भी बहुत सारे उसके पंखों को काट के रखना चाहता है। तो कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब पढ़ने के लिए और एक स्वतंत्रता के लिए और एक तमाम लाइफ के स्किल को सीखने के लिए माँ मेरी उसकी पक्षधर थी और पिता उन चीजों को रोकते थे, और इस बात पे दोनों का विवाद होता रहता था। और उसी परिवेश में हम लोग पढ़े भले 3 बहनें, और इंटर के बाद मेरी शादी हो गई डॉक्टर लेनिन जी से। और जब शादी हुई और यहाँ आए अपने ससुराल में, तो मेरे ससुर ने और मेरे पति ने दोनों ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि ये शादी तो तभी चलेगी, ये बहुत लोग उसको सुने तो कैसे लेंगे, वो उनकी मर्जी, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने ये कहा कि ये शादी तभी चलेगी
क्योंकि मैंने पढ़ने से मना कर दिया था कि अब नहीं पढ़ेंगे, इंटर पढ़ लिए अब ठीक है, क्योंकि बड़ा परिवार था मेरा और हम सबसे बड़े थे, मेरे पति 7 भाई थे, तो परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी और काम काज के लिए कोई घरेलू सहायक नहीं था। और बहुओं की स्थिति वही होती है कि आते के साथ उनको सब अपनी अपनी उम्मीदें लेके उसके सामने खड़े रहते हैं। तो मुझे लगा कि इतने बड़े परिवार के में सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया। मगर मेरे ससुर और पति ने एकदम जिद किया कि ये शादी तो तभी चलेगी, तुम यहाँ रह तभी पाओगी जब तुम पढ़ोगी, वाह, और यदि नहीं पढ़ती हो तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। बहुत तो वो अच्छा। परिस्थिति थी जिसके वजह से हम फिर यूपी कॉलेज और भी कॉलेज में एंट्रेंस दिए हम, और हम्म, संजोग से यूपी कॉलेज में निकल आया मेरा एंट्रेंस। तो फिर हम जो है वहां पे, चूंकि ये घर के भी करीब था, तो वहां नामांकन कराया गया। और यूपी कॉलेज मेरे लिए, आज हम जब आपसे बात का तय हुआ तो सोच रहे थे काफी समय से कि हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ससुर जी भी वहीं से पढ़े हैं, मेरे अच्छा। पिताजी ने वहीं से ग्रेजुएशन किया है, और क्षत्रिया कॉलेज बोलते थे उसको बोलचाल की भाषा में। बिल्कुल। तो क्षत्रिया कॉलेज का अपना सम्मान और बहुत क्रेज हुआ करता था उस जमाने में। अभी ये प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेज जो होटल जैसे कॉलेज है, वो कॉलेज तो होते नहीं थे उस समय में। तो बिल्कुल। इस कॉलेज का अपना क्रेज था, और मेरे लिए वो हमने जो अपने पिता से सुना है उस स्मृतियों को, उनके पढ़ाई के समय में की स्मृतियों को जब वो सुनाया करते थे, ससुर से तो उतनी बात नहीं हुई, लेकिन पिताजी से अपनी स्मृतियां सुनाया करते थे, तो बहुत एक एक लगाव सा, एक स्टोरी सुन के बन जाता है। और जब मेरा वहां एडमिशन हुआ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि हम उसी कॉलेज में पढ़ पाएंगे जहां मेरे पिताजी पढ़े हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब कॉलेज में रही उस दौरान जो परिस्थितियां वहां दिखी, उसने भी आपको एक बल दिया, एक संबल दिया कि आगे चल के इस दिशा में आप आए और महिलाओं के लिए कुछ योगदान करें? हाँ, वो कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन का एक समय होता है जब आपके आसपास का एक माहौल होता है और अनुशासन, तो यूपी कॉलेज उसके लिए जाना जाता है। तो वो और हमको अनुशासन पसंद है, तो उस अनुशासन में पलते बढ़ते हम एक जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है जब आप एक नियम कानून का पालन करते हुए उन चीजों पे खरे उतरते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। और आपका परिचय अपने आप से होता है कि आप कितनी चीजों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। हम समझते बहुत हैं लेकिन हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो वो एक रहा कि जहां से मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा, और सामाजिक क्षेत्र में मेरे काम का दखल उस कॉलेज से ही शुरू हुआ। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए, लाने के लिए मेरे पति का, डॉक्टर लेनिन जी का योगदान है कि अगर वो इस क्षेत्र में पहलकदमी न करते तो हम शायद छोटा मोटा कुछ करते रहते, क्योंकि बचपन से एक अनुभूति तो थी कि कुछ करना चाहिए वंचित तबके के प्रति। वो इस वजह से थी कि जैसे दशाश्वमेध घाट पे आप कोई भी अगर लगातार रहता हो, मेरा वहां मायके तो अक्सर आना जाना होता था, तो जो भिखारी हैं और कोढ़ पीड़ित हैं, इन लोगों को एक के प्रति संवेदना थी। मगर वो संवेदना जब तक आप अपने पैर पे न खड़े होइए और आप निर्णय न ले सकिए, आत्मनिर्भर न रहिए, तब तक वो संवेदना केवल संवेदना भर रहती है, आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। तो कई बार हम अपने आप से सवाल पूछते थे कि ये ऐसा क्यों है कि हम लोग अच्छे घर में हैं और खा पी रहे हैं और मजे से हैं, और ये लोग इस तरीके से दरिद्रता भरे स्थिति में रहते हैं। और नहीं समझ में आता था, बाल मन वो भगवान को भी पूछता था कि ऐसा क्यों है। तो कहीं वो बीज तो था, लेकिन जब इस क्षेत्र में आए और डॉक्टर लेनिन जी से शादी होने के बाद उन्होंने पहला कार्यक्रम रखा था वहां पे 1992 में,
स्वामी अग्निवेश जी को उन्होंने एक पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन था, उसके उपलक्ष्य में उसी कॉलेज में वहाँ के जो ग्रेजुएशन के टीचर्स हैं उनके साथ मिल करके एक साझा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और मेरी नई नई बिल्कुल शादी हुई थी, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने दी कि आपको इसमें सहायता करनी है, और वहीं से मेरा हस्तक्षेप हुआ। और जब आप खरे उतरते जाइए तो आपकी रुचि भी बढ़ती जाती है, और कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हुआ था। तो वो भी एक चीज है, अगर हम पहले ही कुछ कहीं भागीदारी करते हैं और वो चीज सफलता हाथ लगती है, तो वो आत्मबल वहीं से बढ़ जाता है। तो वो तो बिल्कुल है। और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर MP सिंह का अभी नाम लिया, फाउंडर मेंबर हमारे PVCHR के, जो हिस्ट्री के मध्ययुगीन हिस्ट्री के वहीं पे UP कॉलेज के टीचर रहे हैं, और आज भी हम लोगों के साथ हैं, और लगातार हम लोग मिल के काम कर पा रहे हैं। तो UP कॉलेज का एक तरीके से बहुत योगदान है हम लोगों के जीवन में भी। काफी बच्चे जो आर्ट साइड से आते हैं, जैसे आपके साथ भी आर्ट साइड से बच्चे रहे होंगे, साइंस वाले रहते हैं या प्रोफेशनल कोर्स वाले रहते हैं, वो थोड़ा सा आत्मविश्वास उनके अंदर रहता है। लेकिन जो आर्ट्स के लोग आ रहे होते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित कहिए, या कभी कभी वो सोचना भी पसंद नहीं करते कि क्या आगे होने वाला है। तो आप कैसे इन दिशा पे आगे बढ़ी, और बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगी, खासकर जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, वो कैसे कुछ और चीजों को जीवन में ला पाए, समाज में योगदान कर सकें, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। हमको तो यही लगता है, क्योंकि मैं तो आर्ट साइड से पढ़ी हूँ शुरू से, और ये भी सत्य है कि जो बच्चे आर्ट साइड चुन लेते हैं उनको पढ़ाई में कमजोर माना जाता है, और जो साइंस और कॉमर्स चुनते ही हम लोगों के अंदर पहले से विचार है। और उस जमाने में तो लड़कियों के लिए वो आर्ट्स ही हुआ करता था कि करना क्या है। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आर्ट तो वो है जो आपको जीवन जीने का कौशल देता है। साइंस वो चीज है जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है, और विज्ञान है, उस वो भी एक कौशल देता है। लेकिन आर्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो प्राचीन समय से चला आ रहा है। वो हमारा सामाजिक व्यवस्था कैसे होगा, हर तरीके की व्यवस्था के बारे में तमाम तरीके के अलग अलग विषयों में अध्ययन हुआ करते हैं। तो कभी भी हमको लगता है कि इस बात को लेकर के हम लोग जो अपने आप को कमजोर समझते हैं या हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और समाज हमें इस तरीके की हीन भावना से ग्रस्त करता है, तो वो बिल्कुल छोड़ के अपने आत्मबल को ध्यान करके, क्योंकि कई बार बच्चों के ऊपर प्रेशर भी दिया जाता है कि मतलब अगर आप आर्ट्स चुन रहे हैं, साइंस नहीं चुन रहे हैं, तो क्यों नहीं चुन रहे हैं, ये भी एक दबाव होता है, इसका मतलब आप कमजोर हैं। तो हम इन चीजों से परे हटके ये चाहते हैं कि जिस बच्चे की जिसमें रुचि हो, जिस विषय को वो अच्छी तरीके से समझ पाता हो, उसी विषय को उसको पढ़ना चाहिए। और आज के समय में हम लोगों के समय से आज के समय में स्थितियां और बदली हैं। विकल्प काम काज के, रोजगार के और अपने आत्मनिर्भर बनने के बहुत सारे अवसर हैं। तो जिनको जो भी चीज बहुत सहज और सरल लगता है, थोड़ा सा हम लोगों को इन चीजों से, हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें इन चीजों से अवगत ही नहीं होने दिया जाता है कि हम हैं कौन, हम अपने आप को नहीं जानते, और हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है, इन चीजों की कोई तैयारी स्कूल टाइम में होती नहीं है। और कॉलेज आते आते हम लोग जो कुछ आसपास सुनते हैं या जो कुछ हो जाता है, अपने आप जो हो जाता है उसको करने लगते हैं, वहीं एडमिशन ले लेते हैं, और तमाम दबाव झेल रहे होते हैं मानसिक रूप से। सभी आज, उस जमाने में तो ज्यादा लड़के झेलते थे, अब तो लड़कियां भी झेल रही हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ करना है और जरूरी भी है। तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप अपने आप की सुनिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या करना पसंद है। और जो करना पसंद है, जो आप सहज तरीके से करने
करके जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस चीज के बारे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके आपके स्किल को बढ़ाना चाहिए। और जब आपकी स्किल बढ़ जाती है, रुचि भी होती है और स्किल बढ़ जाती है, तब आप उस काम में सफल हो सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप देखा जाए तो आप सच में एक सच के भारत से कनेक्टेड हैं। आप गांव में जाती हैं, आपका खुद का योगदान जो है वो उन कास्ट, उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से है, उन कास्ट से है जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी संसाधन नहीं है, और उनके लिए स्कूल कॉलेज में पहुंचना ही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसे लोगों में कैसे आत्मविश्वास जगे और क्या क्या रोजगार के और अवसर हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे लोगों में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो तो अति वंचित समुदाय के लोग हैं। पहले तो जो एससी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे चमार हैं और भी दूसरे राजभर और ये तमाम जो जातियां हैं जो आज शिक्षा से जुड़ चुकी हैं और वो शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं, और उनके घर में न केवल लड़के बल्कि लड़कियां और बहुएं भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, और वो सब अपने पैर पे खड़ा होने का एक सपना लिए हैं, उस कोशिश में, उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता का एक सवाल मुझे हमेशा दिखाई देता है उनकी पढ़ाई में, क्योंकि वो अपने आसपास सीमित संसाधन में जो कुछ पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ पा रहे हैं। पर हम लोगों का जो काम है वो अति वंचित समुदाय, जो मुसहर, नट, धरकार, इस तरीके की जातियों में हमारा ज्यादा काम है, क्योंकि हम लोग ने ये तय किया कि इनके बीच कोई नहीं जाता है, और अगर इनके बीच हम लोग काम करेंगे तो उसका असर अपने आप दूसरी जातियों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जिन जातियों का जिक्र हमने पीछे किया उनपे लोग काम करते रहे हैं, लेकिन उनका असर इन जातियों के ऊपर, मुसहर, नट, थरकार के ऊपर नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा कि उनके करीब कोई गया नहीं, उनकी परेशानियों को कोई किसी ने समझा नहीं। तो अगर हम ऊपर से अपने प्लान को डालेंगे और सोचेंगे कि वो उन चीजों को उसमें आ जाएंगे अपने आप से सहज तरीके से, तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि सबकी परेशानियां अलग हैं। और जो हमारा ये भी सच है कि हमारी जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है वो काफी काफी नहीं बल्कि वो श्रेणीकृत समाज ही है। हम लोग जरूर सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन इस सच को भी हम जानते हैं कि वो श्रेणीकृत समाज है, और उस समाज में हम ऊंचे दर्जे के कहलाते हैं और वो नीचे दर्जे के कहलाते हैं, और उसमें भी जिन मुसहर, नट, अंत्य जातियों के हैं। तो अभी किसी ने सुना नहीं, जाना नहीं, तो जब हम उनके पास जाएंगे और उनकी समस्या का किस तरीके से समाधान हो सके, क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं, वो देखने में तो एक सी लग रही हैं कि हाँ दोनों शिक्षित नहीं है, पर वो अगर उनको शिक्षा से जोड़ भी दिया जाए तो कैसे जोड़ा जाए, और उनको जोड़ा जाए तो और क्या करना होगा। जो ऐसी श्रमिक जातियां हैं, जैसे ओबीसी है या और लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, तो वो उनके पास खाद्य सुरक्षा है, साल में अनाज हो जाता है, वो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन मुसहर जो जाति है या नट है या वो धरकार है, उनके पास जमीन नहीं है, और उनको वो स्किल भी नहीं आती कि वो श्रमिक, खेती के श्रमिक बन करके किसी के खेत में काम कर लें, वो दक्षता भी उनके अंदर नहीं है। इस वजह से अनाज तक उनकी पहुंच नहीं होती, अनाज उनके घर में उपलब्ध नहीं होता। तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि भयंकर खाद्य की असुरक्षा है। अगर मतलब पाव भर आटा उनके घर में शाम को आ गया दिन भर की मेहनत के बाद, तो वो उनके लिए बहुत सुकून देने वाली बात है। तो कल के लिए कुछ होगा कि नहीं, और हम सब के घरों में जो कहीं ना कहीं खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, उनके घर में अगले 1 साल के लिए और कई बार 2 साल के लिए प्रबंधन होता है। तो वो एक चीज थी, वो कैसे सोचेंगे कल के बारे में और शिक्षा के बारे में, अगर उनके बगल में, हम लोगों का अनुभव रहा कि बगल में स्कूल, अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है फिर भी वो वहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब भोजन नहीं है तो शिक्षा उसके बाद की बात आती है। कहा भी गया है कि भूखे भजन न हुई है गोपाला।
तो वो किस तरीके से संभव है। तो हम लोगों ने यही किया कि इन जातियों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को समझा, और उस प्रक्रिया को हम लोग लोक विद्यालय कहते हैं कि उनके लोक जीवन में क्या कुछ चल रहा है, वो किन चुनौतियों को झेल रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें। हम अपना नजरिया पहले से, जो एक पूर्वाग्रह होता है, एक नजरिया होता है शिक्षित तबके का और शहर से गांव में जाने वाले का, एक अवधारणा पहले से बना होता है, तो उस अवधारणा को किनारे रख के जाएं उनके बीच में, उनको सुने, उनको समझें, और फिर हम सीखें कि वो किन चुनौतियों को झेल रहे हैं, और उसमें फिर कैसे उनके डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। जहाँ पे भोजन की असुरक्षा है, वहां पे पहले जाके हम अगर शिक्षा की बात करते हैं तो वो बेमानी होगा। जब तक कि भोजन की व्यवस्था, और इतनी व्यवस्था कि वो इस चीज को महसूस कर सके, जो बच्चा हमेशा आंख खोलते अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपने माँ बाप को भोजन के लिए परेशानी देखा, अब वो युवा हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम उसको समझा देंगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास पीढ़ियों का अनुभव है। हमारे पास अपनी पीढ़ियों का अनुभव है कि हमने अपने दादा को भी पढ़ते लिखते देखा, पिता को भी देखा, आत्मनिर्भर देखा, तो हमारे पास हौसला उस तरीके का है कि हम जानते हैं कि शिक्षा से ही सब विकास का द्वार है। हम इस चीज को हमारे पूर्वजों ने किया है व्यवहार में, तो हमारे पास वो लर्निंग है, उनके पूर्वजों का कुछ और लर्निंग है। तो इसलिए उस लोक विद्यालय के पद्धति से वो कुछ नहीं है, एक सरल सी चीज है कि हम अपनी अवधारणाओं को किनारे रख के जाके उनको सुने और समझें कि वो किस तरीके की चुनौतियों को झेल रहे हैं, और उसका समाधान उन्हीं से पूछें कि कैसे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ बता पाए, लेकिन उनके साथ उस कंसल्टेशन से रास्ते धीरे धीरे खुल सकते हैं। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम हतोत्साहित ना हो जाए। कई बार लंबे काम के बाद भी हमको कुछ बदलाव नहीं दिखता, समय लगता है, और कई बार 5 साल, 8 साल, 10 साल का समय लगता है। लेकिन हम कितना अपनी उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये परिवर्तन होगा, तब हम उतना ही एफर्ट लगाएंगे। हमें अपने खुद के विचार के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, और खुद हम जो सपना देख रहे हैं उसके ऊपर अगर विश्वास नहीं है कि ये बदलाव होगा, तो हम एफर्ट भी हल्का फुल्का लगाएंगे, तो परिणाम भी हल्का फुल्का आएगा। और ये हमको लगता है कि ये जो हम बात कह रहे हैं ये सभी काम के ऊपर लागू होता है। हम कोई सा भी क्षेत्र चुने, अगर हमने वो जो सपना लक्ष्य देखा है, जो ऐसा हम चाहते हैं अपने लिए करना और दूसरों के लिए करना, अगर उस पे बिलीव है तो हम एफर्ट उतना ही ज्यादा लगाएंगे, और फिर परिवर्तन होगा। तो आपकी संस्था हुई, आपके जैसे और एनजीओज इस चीज में योगदान देते हैं। भारत सरकार की और कौन सी इकाइयां हैं जो इस चीज में आगे बढ़कर पहल लेती हैं और उन समाज के लोगों तक पहुंच पाती हैं? जो सबसे ज्यादा महिला एवं बाल कल्याण विभाग का इसमें रोल है, क्योंकि वो चीज जो महिलाओं और बच्चे जो सबसे ज्यादा हाशिए पे रह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का, मानव संसाधन मंत्रालय का। ऐसा नहीं है कि कोई विभाग अछूता है, लेकिन ये प्रमुख जो चीज है कि महिला एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, इन मंत्रालयों से जुड़े हुए तमाम जो योजनाएं हैं, नीति हैं, वो नीतियां ही इनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम सरकार संचालित कर रही है, और न केवल सरकार संचालित कर रही है, बल्कि बहुत सारे, न केवल हम लोग जैसे संगठन, बल्कि बहुतेरे देश भर में जो स्वयंसेवी संगठन है, वो लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सफल उदाहरण लेके जा रहे हैं सरकार के पास,
और सरकार उन चीजों से सीख के सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाओं में परिवर्तन लाया है, और जो एक कहते हैं गुड प्रैक्टिसेस को सीखा है स्वयंसेवी संगठनों से, और बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। पर कई बार ये देखने को मिलता है, आपने पूछा नहीं लेकिन इंटेंशन की बात करते हैं, वो स्वयंसेवी संगठनों के भी इंटेंशन कई बार कमजोर हैं, कई बार जब हमारे कमजोर हैं तो उसी तरह उनके लोगों में, सरकार के लोगों का भी इंटेंशन कई बार कमजोर पड़ जाता है। पढ़ना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जिम्मेदारी को हमने आगे बढ़ के उठाया है, और सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, तो दोनों मिलके अपना अपना रोल निभाएं, तभी हम इसको डेवलपमेंट से देखते हैं, भारत के विकास से देखते हैं कि भारत का जो ये मानव संसाधन है, जो ये तमाम वंचित जातियां हैं, ये एक तरीके से भारत का मानव संसाधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो हाशिए पे जी रहा है तो वो आपके ही ऊपर भार है। कमजोर और कुपोषित अल्प आयु के लोग अगर आपके ह्यूमन हैं, नागरिक हैं, तो वो तमाम तरीके का भार ही बन रहे हैं आपके ऊपर। तो उन एक जीवन को खत्म तो नहीं किया जा सकता, मरने के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। आप कल्याण, हमारा देश कल्याणकारी राज्य है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कल्याणकारी भूमिका में है, उसकी प्रस्तावना है। तो ये तमाम नीति और योजनाएं इस तरीके के होने होंगे, और सबको अपने अपने एफर्ट लगाने होंगे। और सबसे मूल चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको बराबर देखता है, और उसी की रोशनी में तमाम योजनाएं और तमाम कानून और नीति और विभाग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। बहुत अच्छा मैम। अक्सर हम लोग राजनीति का जब शब्द राजनीति शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बहस और एक तू मैं वाली चीज चल रही होती है, लेकिन अगर राजनीति को समझना हो तो एक परिवार के तौर पे अगर समझा जाए कि आपका एक परिवार है, बड़ा परिवार है, और आपके पास संसाधन कम है, और अब कैसे, किस समय क्या करना है, किस बच्चे को ये वो चीज दिलवाई जाए, किसको ये चीज दिलवाई जाए। अगर हम समाज को भी उसी तौर पे देखें, संसाधन कम है या निश्चित हैं, तो उसमें आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान चालू होने लगता है कि कैसे उन संसाधनों का हम बंटवारा करें जिससे कि सबका भला हो, क्योंकि सब अच्छे रहेंगे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। ये एपिसोड हम लोग 8 मार्च के संदर्भ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर है, और मैंने आपकी कई रिकॉर्डिंग देखी है, आपके काफी लंबे वीडियोस मैंने देखे हैं, और उसमें पाया कि आपका महिलाओं के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप ना सिर्फ योगदान की बात योगदान दे रही हैं, बल्कि आपको लीगल एस्पेक्ट जो है महिलाओं के संदर्भ में, वह भी आपको बहुत अच्छे से पता है। इनफैक्ट अगर मैं आपके व्हाट्सएप का, जो हम लोग अमूमन एक लाइन जो लगा रहे होते हैं, वो भी मैं जो आपका देखा, वह भी एक मन में अनेकों प्रश्न को पैदा करता है, मजबूर करता है सोचने को कि क्या सच में समाज में इस तरह की दिक्कतें हैं। ये हैं क्योंकि हम रोज ही न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की चीजें पढ़ते हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आज ही न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि एक प्रधानाचार्य हैं और एक 3rd क्लास की बच्ची है। इस क्षेत्र में, इस संदर्भ में आपके बहुत ज्यादा योगदान रहे हैं। इस बारे में कुछ आप बताना चाहें? बिल्कुल। आज के समय में कई जगह ये चर्चा सुनने में आता है कि इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, सरकार बहुत सख्त हुई है, तमाम चीजें। वो अपना अपना सोच है, लेकिन हमारे कार्यालय में हर दूसरे दिन इस मतलब महिला हिंसा के की पीड़िता जरूर पहुंचती है।
कहीं ना कहीं या तो घर के अंदर उनके साथ अगर कहीं पत्नी है, बहू है, बेटी है, माँ है, किसी न किसी रूप में उसके साथ घर के अंदर हिंसा हो रही है उसके परिजनों द्वारा, एक उस तरह की घटना, और दूसरी लैंगिक यौनिक हिंसा की घटना, और तमाम जिसका भी आपने जिक्र किया कि जहां पे कोई किसी तरीके का कोई श्रेणी नहीं दिखता, कोई किसी के साथ कर रहा हो, उसमें कुछ प्रतिबंध ही नहीं है, कोई कहीं सोच ही नहीं है कि कहाँ पे इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी। और इस तरह की बहुत सारी पीड़िता अलग अलग उम्र की हम लोगों के कार्यालय में पहुंचती हैं और हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और साथ साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को ये तो घटना घट गई तो अब आप उसको कानूनी मदद पहुंचाएंगे, पर उसके पहले प्रिवेंशन का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये काम काफी पहले से एनजीओ जिसकी जो हम लोग जैसे महिला अधिकारों पे काम करने वाले देश भर में संगठन है, वो इसके प्रिवेंशन के बारे में उन्होंने जोर पुरजोर आवाज उठाई और उसके प्लान भी किए, और सब अपने अपने एक सीमित दायरे में इन मुद्दों के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर काम करके उस उदाहरण को सरकार के समक्ष रखा। और परिणाम ये देखने में आया कि सरकारें इस पे गंभीर हुई और उन्होंने भी लोगों को इस से जुड़े हुए कानून के बारे में और इन मुद्दों के ऊपर लोगों को अवेयर करने का काम किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्या हमको व्यवहार उचित है और क्या अनुचित है। अब अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, एक एक तो धारणा ये भी होती है ना कि यदि किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया और न्याय नहीं मिला या न्याय बहुत सालों बाद मिला, तो वो जो 5 साल 10 साल है उस समय तक लोग यही सोचते रहते हैं कि उसने किया, हुआ क्या, उसका बिगड़ा क्या, उसको तो कोई सजा नहीं मिली। लोग इस गफलत में रहते हैं और सजा मिलने में कई बार समय लगता है, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है चीजों को स्पष्ट करने में, होने में। तो हम लोग ने उसके ऊपर भी ये लोगों के अंदर ये विचारधारा क्लियर हो कि आप करके बच नहीं सकते, और लोगों को कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता। हम लोग ने ये देखा कि जो ऐसे तब कुछ ऐसे लोग हैं, तबके हैं, जहां पे अपराध करने वाले को पता भी नहीं है कि ये अपराध है, क्योंकि उसने आसपास यही देखा और उसने ये देखा कि अपराध तो सामान्य है और ये तो हम कर सकते हैं। अगर एक पति है, भाई है, पिता है, उसको ये लगता है कि ये तो कर सकते हैं, मेरा तो अधिकार है कि इनको कंट्रोल में रखना, हम मार के, डांट के या उनका संपत्ति छीन के इस तरह रह सकते हैं, या किसी के ऊपर यौनिक हिंसा कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो इन चीजों के ऊपर विचार पैदा करना, सोच पैदा करना, समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। और इस पे जो सफल जो गुड प्रैक्टिस करके लोगों ने, सरकार को इसकी पैरवी की, और सरकार ने पीछे बहुत सारे, खास करके यूपी गवर्नमेंट की ही अगर हम बात करें तो मिशन शक्ति करके राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों से ये अभियान लेके चल रहे हैं, जहां महिलाओं के साथ अपराध, किस किस तरीके के अपराध, जो अपराध तो अपराध है, वो नहीं किए जाने चाहिए, और उसके पीछे उनको स्कूलों में, कॉलेज में जा करके उनकी समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ लड़कियों में बल्कि लड़कों में भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्योंकि लड़की को अगर हम सिखा देंगे कि ये तुम्हारा अधिकार है और ऐसा तुम्हारे साथ कोई नहीं कर सकता, मगर अब लड़के को पता नहीं है, वो उसी तरीके की समाज और सोच में पला बड़ा है, वो करता जा रहा है। तो लड़के को भी पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और अगर हम ये करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमको लगता है कि इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, और इस पे किया भी जा रहा है, सब लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे एड और छोटी स्टोरी, इस तरीके की चीजें हम लोगों को दिखती है, तो एक अवेयरनेस के
करना है, हो ही रहा है उस पे काम। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि इन जो ज्ञान का संसाधन है वो किनके पास उपलब्ध है, वो जिनके पास उपलब्ध है, जहां तक लोगों की पहुंच बनती है, वो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब हमारी माँ ने तो हमें बचपन से सिखाया कि ये चीजें नहीं कोई कर सकता तुम्हें, और अगर कोई बहका के तुम्हें कहीं ले जाना चाहे, मेरे मरने की भी खबर अगर दे तो तुम लोग नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हें बहका के ले जाएगा। लेकिन कई माता पिता इन बातों को बच्चों को नहीं सिखा पाते, क्योंकि वो अपने जीवन के चुनौतियों से ही बुरी तरह पीड़ित होते हैं, और वो नहीं जान पाते कि हमें ये भी बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। बच्चे अपनी सुरक्षा कैसे करें, इसके बारे में एक तैयारी होनी चाहिए। तो उन चीजों पे काम हो रहा है, और हम लोग करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहें, और क्या ऐसा हो कि वो इस पहचान पाए खतरे को, और खतरा आते ही वो उनका दिमाग अलर्ट हो और वो किसी की हेल्प ले पाए। तो वो एक बहुत बुनियादी और छोटी चीज है, जिस स्तर तक काम इस मुद्दे के ऊपर हो रहा है, और स्थितियों को महिलाओं और लड़कियों के हक में बनाने के लिए, और एक इक्वल समाज बनाने की बराबर प्रक्रिया चल रही है, और अभी लंबे समय तक चलानी पड़ेगी। और थोड़ा स्वरूप भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं के प्रति अपराध की घटना का हर स्वरूप बदल जाएगा। एक हद तक स्वरूप बदला है शिक्षित तबके में, तो वहां पे नए तरीके का जो स्वरूप पैदा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल बहुत सारे वो केसेस हम लोगों के बीच में आ रहे हैं कि मिस कॉल से दोस्ती हो गई, व्हाट्सएप फेसबुक से दोस्ती हो गई, या फिर वो उनके कुछ तस्वीरों को ब्लैकमेल करके उनसे संबंध बना रहे हैं। तो स्वरूप बदलेगा, उन चीजों पे लगातार काम करते रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज भी ऐसे दो औरत को नागरिक तो मानता नहीं है, वो हमेशा सेकंड सिटीजन समझता है। तो हम जब तक हम अपने परिवारों में अपने लड़का लड़की दोनों को ये बराबर नहीं शिक्षा देंगे कि दोनों इंसान हैं, और इस बात का जब तक एहसास नहीं होगा कि जब दोनों इंसान हैं तो उनके लिए कुछ और उनके लिए कुछ नहीं होगा, तो ये चीजें हैं। और एक चीज जो हम अपने काम में अनुभव किए कि एक जो किशोर वय के जो बच्चे हैं, वो लड़के और लड़कियां दोनों, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आपका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना स्वाभाविक चीज है और सहज चीज है, वो होगा ही होगा, वो वैज्ञानिक चीज है। जब आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं और तमाम ऐसी परिवर्तन आते हैं आपके बॉडीज में, और ऐसा स्राव उत्पन्न होता है कि आप चीजों आप आपके सोचने समझने का भी तरीका बदलता है। इन चीजों के ऊपर कभी बात नहीं होती खुल के, और माँ बाप भी एक सीमा में रह के बात कर पाते हैं, जहां शुरुआत भी जिन्होंने की है वो एक सीमा में रह के बात कर रहे हैं। और किशोरावस्था में एनर्जी बहुत होती है बच्चों में, तो वो एनर्जी को हमको गाइड करना है, और बहुत ही किशोरावस्था को समझना होगा। हम तो कई बार ये कहते हैं, जो लोग मेरे से संपर्क में आते हैं और जो थोड़े बहुत भी अगर पढ़े लिखे होते हैं और वो गूगल जानते हैं, उस तक उनकी पहुंच होती है, तो हम बराबर उनको सिखाते हैं कि आप गूगल में किशोरावस्था में कौन सी चुनौतियां हैं, किशोरावस्था तमाम चीजों को स्पीक करके पूछ लो गूगल से, गूगल बाबा बताएंगे, और उन चीजों को आप जानने पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि माता पिता में ये द्वंद होता है, उनको ये एक आइडियल बच्चा दिखाई देता है, उनको लगता है ना, क्योंकि हमारे समाज में अगर कुछ आपका बच्चा कुछ कुछ भी होता है उसके साथ, तो लोग आपको आके ताना देके जाएंगे, सुना के जाएंगे, कोई परिस्थिति चीजों को समझता नहीं, कोई उसको सामाजिक समस्या नहीं समझता, वो आपकी समस्या समझ रहा है, तो वो उसको आपको सुना के जाएगा, आपको लज्जित करके जाएगा। तो वो जो लज्जा, शर्म, संकोच और जो
अपमान का पल न के परिस्थिति का सामना न करना पड़े, तो माता पिता तमाम बंदिश डालते हैं। और वही अवस्था है जब वो बंदिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। तो हम अपने तरीके से जो हम लोग अपने समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं, वहां पे लड़के लड़कियों को इस पीरियड के बारे में समझाने और बात करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोक विद्यालयों के माध्यम से। लेकिन ये तो हमारा काम जब भी होगा एक सीमित क्षेत्र में होगा। और घर घर में किशोर बच्चे हैं, तो अगर इस माध्यम से भी आपके इस वीडियो के माध्यम से भी लोग, जितने लोग पेरेंट्स सुन पाए, कि हम थोड़ा याद करें हमारे किशोरावस्था में क्या चीजें थी। हम भी इन्हीं चीजों से जूझ रहे थे, हमको माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती थी, हमारे अंदर बहुत एनर्जी थी, हम बहुत चीजों को घूमना, जानना, समझना और सबको प्राप्त कर लेना चाहते थे। तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट रुक के हमको उस चीज के बारे में सोचना समझना चाहिए। और गूगल बाबा से किशोरावस्था के बारे में खूब पूछिए, खूब जानिए, खूब स्टडी करिए। स्टडी करना नहीं चाहते हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई का वो तरीका होता है ना, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। और पढ़ने की मैं समझती हूँ पूरे जीवन उम्र है। हम कितना भी पढ़ लें, हमारे लिए फिर कुछ नई चीज होगी जो पढ़कर हम जिससे जानकारी ले सकते हैं। तो पढ़ें लोग इस बारे में, और अपने बच्चों के साथ उसको समझ के उनके साथ वो व्यवहार करें। तो बहुत सारा अनुभव मेरा है कि वो जो डील नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सहेज नहीं पा रहे, दिशा नहीं दे पा रहे, हम अपनी चीजों को थोपना चाह रहे हैं, उसके वजह से भी बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। आप देश में एक बहुत जाना पहचाना नाम है सामाजिक क्षेत्र में। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप इसे उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। जैसे हाल में ही यूजीसी ने इंस्ट्रक्शन दिए, गाइडलाइन एक प्रोवाइड की है, जिसमें हर माह के पहले बुधवार को हमें बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करना होता है। तो या तो हम अपने यहाँ किसी टीचर से कहते हैं कि आप कुछ उसके बारे में बच्चों तक बातचीत पहुंचाइए, या फिर हम लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जहां तक आपने कहा कि लड़कों के अंदर समझ नहीं होती है कि क्या वो जो चीज कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, या ये कह लीजिए उन्हें पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में यूजीसी के द्वारा ठीक इसी तरह साइबर पहल के तहत या उसी के तर्ज पर इस तरह के प्रोग्रामों को भी प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें कहा जाए कि हर महीने कुछ प्रश्नावली रखी जाए हर स्कूल में, चाहे वो कक्षा 8वीं का स्कूल हो, बच्चा 8वीं में हो, 9वीं में हो, और वो डिग्री कॉलेज और एमए एमएससी तक जो है, जिसमें इस तरह के प्रश्न हो जिससे कि लड़के को आभास हो कि उसकी तरफ से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक उचित व्यवहार क्या है और जो उचित व्यवहार नहीं है वो क्या है। कई बार इसकी भी समझ नहीं होती है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जरूरत है, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्मों से जुड़ी हुई हैं, आप सरकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इस तरह की बात अगर आप लोग भी उठाएं तो मुझे लगता है कि बच्चों में, क्योंकि ये आपने एकदम सही कहा कि लड़कियों को तो हर माँ बाप जो है वो सिखाता है कि भाई आप ऐसे करो, आप अपना बचाव इस तरह करो, आपको इतने समय के बाद नहीं निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मान लिया था कि लड़के जो भी कर रहे हैं वो उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें आने लगें, और एक प्रश्नावली के तौर पर ही या कुछ प्रोग्राम्स के तौर, हालांकि सच बात है कि सरकार तो बहुत ज्यादा इस पे मीडिया के माध्यम से भी और अच्छे अच्छे स्लोगन के माध्यम से कि अगर बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इस संदर्भ में भी अगर धीरे धीरे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से चीजें आगे बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि और काफी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, इसी बारे में बस ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी मंशा को हम समझ रहे हैं, और हम लोग यूजीसी को इसके ऊपर अपना सुझाव बिल्कुल देंगे कि किस तरीके का, क्योंकि ग्रास रूट पे जो अनुभव दिख रहा है उस अनुभव के आधार पर कि जो सुझाव हैं उसको बिल्कुल देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब बच्चे छोटे हों तभी उनके साथ अपराध होता है।
बल्कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे भी इस तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि वही बात है कि समझ लोगों के अंदर नहीं है। और हम केवल लड़कों को दोषी नहीं कहेंगे, कई बार लड़कियां भी इस तरीके की चीजों में पड़ जाती हैं। बिल्कुल। वो वही है कि समझ नहीं कि, और जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, तो आकर्षण तो रहेगा। वो हम नहीं कहते कि आकर्षण खत्म होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दो ही हैं और वो आकर्षण रहेगा। पर उस आकर्षण को किस सीमा में हमको रखना है और उसका क्या समय है। अगर मतलब हम अपने क्या वो आकर्षण हमारे डेवलपमेंट के लिए और जो लक्ष्य हमने जीवन में सोच रखा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, क्या वो आकर्षण ही काफी है? इन चीजों के ऊपर बातचीत और गहन चर्चा बच्चों से, युवाओं से होनी चाहिए, क्योंकि वो आकर्षण आपका जीवन नहीं चलाएगा। आकर्षण एक क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। और जब हमने ये देखा है कि जब चीजें आप उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे कि आप हमारे नाज नखरे उठा सकें, हमको कुछ उपहार दे सकें, तो वो दोस्ती खत्म हो जाती है और वो आकर्षण भी खत्म हो जाता है। तो बहुत व्यवहारिक तौर पे उन चीजों को देखना है, क्योंकि अगर इस तरह की समझ हम बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं। और जो एनर्जी, जो युवा एनर्जी है, या जो युवा के ठीक पहले किशोर वय की एनर्जी है, जो कुछ सकारात्मक गतिविधियों में लग सकता था, वो निरर्थक चीजों में जाता है। और हम कई बार उसी समय तमाम जो सीखने की का समय है, तो बहुत सारी दक्षताएं, स्किल सीखने का समय है, समझ बढ़ाने का समय है, उनको इन चीजों में व्यतीत कर देते हैं। और बाद में हमने देखा कि वो बच्चे अपने परिवार वालों पे, अपने माता पिता को, अपने शिक्षकों को, अपने आसपास के माहौल को, अपने सब चीजों के ऊपर दोष डाल देते हैं कि ये चीजें नहीं मिली और ये प्रतिबंध था इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। जबकि बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे भी मिलते हैं, युवा अपनी दोस्ती भी कायम रख रहे हैं, हम इसको बुरा नहीं मानते, आप दोस्ती भी कायम रख रहे हैं, मगर वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए उसी शिद्दत से लगे हैं। और उसके बाद फिर जो उनका दोस्ती होता है, इवन लिविंग रिलेशनशिप को भी हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वो दोनों को अपनी अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी, कि हमारी समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज किस सीमा तक हमको बर्दाश्त कर पाएगा। क्योंकि हम ऐसे भी नहीं है कि यूरोपियन समाज में है, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। यूरोपियन समाज की तमाम ऐसी चीजों को जो हमको बहुत अच्छी लगती है, मेरे मन मुताबिक है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। पर बहुत सारी ऐसी चीजें जहां मेहनत ज्यादा है, उस मेहनत को हम, उनके मेहनत को नहीं अपने जीवन में लेना चाहते। तो ये इस पे बहुत बातचीत करने की जरूरत है। और हमारे आसपास, हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जहाँ पे अभी वो उन्हीं चीजों से ये सीखने को मिल रहा है कि बहुत इस पे डिस्कशन बच्चों से करने की जरूरत है, उनके माता पिता से करने की जरूरत है। आजादी के नाम पे हम लोग जो स्वतंत्रता की, हमको ये घूमने मिले, फिरने मिले, तमाम चीजें मिले, पर उस आजादी का फायदा हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो किशोरावस्था का दोष है, उस दोष को हम लोगों को संभालना पड़ेगा। तो यही हम कहना चाह रहे थे। बिल्कुल यूजीसी को हम लोग पत्र लिखेंगे। और यूपी सर गवर्नमेंट ने तो पिछले 3 सालों में मिशन शक्ति अभियान से इस विषय पे वो काम कर रहे हैं। और कक्षा 6 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चों के बीच में खास करके ज्यादा अभी उन्होंने गर्ल्स को फोकस किया है। पर हम लोग ने जब उनके इस अभियान से जुड़े, तो हम लोग ने लड़कों के स्कूल में भी उनको ले गए
जहाँ पर के कि विमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलके इस अभियान को संचालित कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के दिशा निर्देशन में। तो हम लोग उनको लड़कों के भी स्कूल में ले गए कि आप इनको छोड़ दे रहे हो, अगर इनके बीच में बात नहीं करोगे तो सड़क पे जा करके फप्तियां यही कसते हैं, ईव टीजिंग यही करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल उस पे काम हो, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है अभी। और मीडिया का हम ये कहेंगे कि मीडिया का भी इसके ऊपर, हमारे बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क के ऊपर मीडिया का बहुत प्रभाव रहता है। हम जो बहुत 2.5-3 घंटे की जो फिल्म रहती है, और आजकल MTV पे बहुत सारे ऐसे शोज आ रहे हैं जहाँ पे ये दिख रहा है कि लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं और इस तरीके के संवाद उनके बीच में और संबंध हो रहे हैं, हम उन चीजों को देखते हैं पर उसको अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं। हम अपनी सीमाओं को नहीं देख पाते कि हम किस परिवेश में हैं। एक बंबई का समाज और एक गांव का समाज है, बनारस का समाज, और हमारे जो आसपास के जिले हैं, जो बनारस तो उनमें आगे है, आसपास के जो जिले हैं, जौनपुर है या फिर मिर्जापुर है या सोनभद्र है, अगर उनके लोग उस बंबई के समाज के बच्चों का अनुकरण करने लगे तो हमने उस बंबई के युवा के जितनी बुद्धि नहीं अर्जित की, लेकिन हम उनके बहुत सारे प्रैक्टिस को अनुकरण कर रहे हैं। तो बंबई की वो लड़की ना बोलना बहुत सख्ती से जानती है, जब उसको लगेगा तो बहुत सख्ती से वो ना भी बोलेगी और अपनी रक्षा कर पाएगी, उसको तमाम दक्षता है उस बारे में। और मान लीजिए उसके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, तब भी उस दुर्घटना घटने के बाद वो जीवन में हार मान के नहीं बैठेगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेगी, और यही होना चाहिए। लेकिन जो हम अभी बहुत पिछड़े जिलों के लोग हैं, अगर उसको अनुकरण करने करें तो हमने उतनी बुद्धि अर्जित नहीं की, उतना ज्ञान अर्जित नहीं किया, वो दक्षता हमने हासिल नहीं की, और उस राह पे हम जब बढ़ेंगे तो हम ना बोलना नहीं जाते, सामने वाले को उसकी लिमिट नहीं याद दिला पाते, बता नहीं पाते कि इसके आगे आपकी लिमिट नहीं है। तो वो चीजें काफी हैं। एक चीज इसमें मैं और अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैंने जब मैं विदेशों में रहा तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो युवावस्था के संदर्भ में हम लोग जो बात करते हैं, एक स्टाइल या एक लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, मुझे वहां वो बहुत सहज दिखा, एक नेचुरल दिखा। हमारे देश में वो लगता है एक फैशन के तौर पर है कि अगर किसी के साथ दोस्ती है तो दूसरे को भी उसी तरह करना होगा। हम ये भूल जाते हैं कि विदेशों में वह बच्चे जो हैं वो अगर साथ रह भी रहे हैं तो वो अपने खर्चा, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद अपनी मेहनत से वो उसके लिए चीजें कर रहे हैं जिससे कि वो सब कर पाए। वो चाहे तो खुद ही लोन ले रहे हैं, चाहे तो कहीं पर कहीं जगह जाके काम कर रहे हैं, और उनके माँ बाप उनको 15-16 साल की उम्र में हाथ जोड़ के खड़े होके टाटा बाय बाय कर देते हैं कि भाई आज से आपकी जिंदगी अपनी। तो वो उस हिसाब से अगर कर रहे हैं तो वो सहज नजर आता है। यहाँ तो हम 30 साल तक भी हो रहे हैं तब भी जो है अपने माता पिता से अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो विदेशी वाली स्टाइल आ जाए। तो ये एक इस चीज को भी समझने की जरूरत है, बच्चों तक ये बात भी पहुंचाने की जरूरत है। और इसी से जुड़ी हुई चीज मैं आऊंगा उस बात पे, खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके संदर्भ में कहूंगा, उनके लिए भी बहुत चुनौतियां हैं। जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप ही स्वतः ही 5 साल अपने साथ के लोगों से पीछे हो जाती हैं। वह उम्र जब आपको एक नई पीढ़ी को लाना होता है तो उस दौरान वो 5 से 10 साल ऑटोमेटिकली अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर रही होती हैं उससे पीछे हो जाती हैं। और फिर से जब वापस उस क्षेत्र में आती हैं तो उनको वो रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो वो जो उनको पारिश्रमिक मिल रहा होता है वो भी उस मामले में भी काफी हीला हवाली होती है। तो इन चीजों पर भी, इस तरह की बातों को भी पुरुषों तक, बच्चों तक, खासकर मेल चाइल्ड को सब समझाने की, बताने की, जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि इन चीजों में आप लोग कहीं ज्यादा है, क्योंकि आपके ही इंटरव्यू से मैं ये बातें काफी देखा हूँ, सुना हूँ। और इन चीजों पर भी साथ साथ लगने की जरूरत है। आप इस बारे में कुछ और प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिलाएं 5 साल पीछे हो जाती हैं उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए। और
इस बात की भी पैरवी हो रही है कि जो उनके लिए कुछ कार्यस्थल पे भी जो एक काम के अवधि की छूट और काम के तरीके की छूट, उन बातों की भी पैरवी हो रही है, और उनके सुरक्षा के तमाम सवाल। तो समाज तो बदल रहा है, और हम बहुत रिबेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं में तो वो हम ये मानते हैं कि वो शक्ति है, और हमारी पुरखिनों ने इतना कुछ किया है कि उस के ऊपर ही हम लोग खड़े हैं। जो आज के समय में जो भी महिलाएं हैं, जो हमारी पूर्वज महिलाओं ने जो कुछ किया, और हमसे कम सुविधाओं में उन चीजों को किया, और एक हमारे लिए रास्ता, विकास का द्वार खुला कि हम अब हम बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज को भी महसूस करना पड़ेगा। हमेशा हम कमियों को ही ना देखें कि हमारे सामने कितनी चुनौतियां हैं, कमियां क्या हैं, पर उन चीजों को भी देखना पड़ेगा, और उससे हौसला आता है कि जब हमसे कम सुविधाओं में एक एक से महिलाएं हैं जिन्होंने हर मुकाम को, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने छुआ ना हो, वहां अपनी पहचान न बनाई हो। तो वो काफी प्रेरणादायक है, हम यही कहेंगे। और बाकी अधिकारों के समानता की पैरवी तो हर समय करने की जरूरत होगी। हम जब बराबर एक जगह पे पहुंच जाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ परिस्थितियां दे बदलेंगी, और फिर हमें लगेगा कुछ, क्योंकि स्त्री पुरुष दो अलग अलग हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें इतर रहेंगी, जब तक कि हम दोनों को इक्वल सिटीजन न समझ पाए, और दूसरे की डिग्निटी को न समझ पाए, रिस्पेक्ट न कर पाए। वो थोड़ा आने में हमको लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी वो उन चीजों का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, जिसकी पीछे आपने जिक्र की कि हम पश्चिम के समाज का आधा अनुकरण कर रहे हैं, और जो जितना मेहनत है वो छोड़ दे रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे ये जोड़ना भी चाहेंगे कि वहां पे काउंसलिंग सेंटर भी है, कि जब आपके संबंधों में कोई ऊंच नीच आती है, तो आप उस काउंसलिंग सेंटर में जाके काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है। हमारे व्यवस्था यहाँ पे अगर इस संबंधों का खुलासा हो, तो सब लोग आपको मतलब आपको जीने के बरा ही लिए नहीं छोड़ना चाहेंगे, इतना कुछ बोल देंगे। तो मदद क्या कोई करेगा, काउंसलिंग क्या करेगा। बहुत सारी हम लोग ने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की, और उन्होंने अपने रास्ते आगे बढ़ के तय किए। तो उन चीजों की जरूरत है, और महिलाओं के अधिकारों पे तो वो बराबर समय के साथ हमको ये लग रहा है कि समय बदलेगा, और उस समय में फिर अलग चुनौतियां खड़ी होंगी, और उन चुनौतियों से हमको जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर मुझे लगता है जागरूकता पहले ही जरूरी है, जरूरत है। उसका एक कारण ये है कि कई बार जब आप लोग अधिकार की बात करने लगते हैं, तो पुरुष समुदाय भी ये फिर सोचने लगता है कि आप अधिकार और लगातार अधिकार बात कर रहे हैं, लेकिन उसको शायद ये समझ नहीं होती है, या उसे बताया नहीं गया होता है कि भाई आखिर जो अधिकार की बात की जा रही है, या जो आप रिलैक्सेशन की बात जो कर रहे हैं, वो क्यों। क्योंकि वह भी फिर कभी कभी ये सोचने लगता है कि भाई आप भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, तो आवर्स सबके बराबर होने चाहिए, इनको क्यों रिलैक्सेशन हो रहा है। और कई बार वो जागरूकता, वो जानकारियां उस तक नहीं होती हैं, या पहुंचाई गई होती हैं। तो अगर ये चीजें होने लगे, तो वो शायद सहज तौर पर ही जो है वो उन अधिकारों को देने के लिए, या जो अपनी तरफ से और पहल कर सकता है उसमें वो रुचि लेना चालू करे। तो वो जिसे कहते हैं समन्वयता, जिससे कहते हैं बातचीत, वो जितना ज्यादा बनी रहे, एक दूसरे को जागरूक किया जाए, जानकारी दिलाई जाए, और ये चीज बचपन से ही अगर स्टार्ट हो जाए, वो स्कूल से, और इसको लेकर जाया जाए जब तक कि बच्चा मास्टर्स खत्म कर रहा है या पीएचडी खत्म कर रहा है, तो काफी बदलाव उससे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अपने अनुभव से जोड़ना चाह रहे हैं कि अभी जब ये निकलता है ना कि पेपर में लड़कियों ने फिर बाजी मारी एग्जाम में, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, तो ये बड़ा हर्ट करता है लड़के बच्चों को। और उस चर्चा को भी हमने सुना है,
और अपने समय में भी सुना है और आज भी सुन रहे हैं कि लड़कों को बड़ा ये हर्ट करता है, और अपने आसपास भी देख रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी। मेरा भी बेटा है, तो चूंकि वो समझ नहीं पाते, हम तो बराबर सबसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो चीजें बनी रहेंगी। लेकिन वही बात है, आपने जो कहा कि बचपन से दूसरे की एक दूसरे की आइडेंटिटी को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम बड़े होने के बाद भी हमको वो चुभती रहेगी। उसकी उसकी हासिल की गई मुकाम जो है वो चुभती रहेगी। वो ये लगेगा कि अरे इन्होंने कुछ, ये तो इनको बहुत सारी छूट मिलती है और तब ये आगे बढ़ जाती हैं। उसने कितनी मेहनत की, या उसको कितना ज्यादा चुकाना पड़ता है, अपने औरत होने की कीमत चुकानी पड़ती है, उस पक्ष को नहीं देख पाते। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ और भाई और बहन के साथ उनके ऊपर बराबर इस तरह की बातचीत नहीं रहेगी, तब तक वो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं रहेगा। हम अगर बाल मन में वो बीज ही अलग पड़ा रहेगा कि दो अलग अलग हैं, तो फिर वो चीजें पूरे जीवन हमारी पीछा करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपका क्या संदेश होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मेरा यही संदेश है कि एक तो जो हमने पहले भी कहा कि हम लोगों को अपने हौसलों को एकदम आगे रखना है। और मैं जो चाहती हूँ, मैं जो प्रेरणा लेती हूँ अपने पूर्वजों से, महिला पूर्वजों से, हम बाकी पूर्वजों की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी महिला पूर्वज हैं, पुरखिने हैं, उनसे बराबर हौसला लेने की जरूरत है। और वो एक छोटा छोटा योगदान और छोटी छोटी स्टोरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी चीज, बार बार ये कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये एक चीज कह करके बात को वहीं पे रोक दिया जाता है। हम औरतें आपस में लड़ते रहें और पुरुष अपना राजकाज चलाता रहे हमें आपस में भिड़ा के। तो हम बाकी महिलाओं से कहेंगे कि अगर हम अपने लिए जैसा समाज चाहते हैं, जो सुखद परिवेश चाहते हैं, तो वो सुखद परिवेश केवल अपने लिए चाहने भर से नहीं होगा और अपने लिए बनाने भर से नहीं होगा। हमको अपने आसपास जितना भी हम कर पाए, हमारी छोटी सी सीमा होगी, जिसको अगर बहुत बोले औकात, अगर मेरी औकात छोटी सी होगी, तो उस छोटी औकात में भी हम आसपास की अपनी महिलाओं को थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। और वो मदद हम नहीं कहेंगे कि आप पैसों में करिए, रुपयों में करिए, आप विचारों में करिए, उनको मजबूत विचार से मजबूत बनाने की में करिए। और उनको जब वो चुनौतियों में हो, एक दिशा देने की कोशिश करिए, उनके हौसलों को बढ़ाइए, न कि रोकिए कि महिलाओं की यही स्थिति है, ऐसा ही चलता है समाज, ये करके। तो और हम सबसे ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक शिक्षित तबके की महिलाएं हैं, वो तो आगे बढ़ रही हैं, पर जो उन्हीं के घर में काम काज करने वाली उनकी घरेलू सहायक हैं, उनके कार्यालय में जो उनसे नीचे स्तर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके बारे में एक समग्रता के रूप में महिला विकास को हम नहीं देख पाते। हम केवल अपना विकास चाहते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि यदि हम परिवर्तन चाहते हैं महिलाओं के जीवन में, तो हम सबको कुछ न कुछ रोल निभाना होगा, न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरी महिलाओं के जीवन में। तो हम देखें कि हमसे कौन कमजोर है और उसको कितना कब जरूरत है, वो आगे बढ़ के वो हमको मदद करनी पड़ेगी। तभी हम महिलाओं के परिस्थिति में सुधार आएगा। अंतिम में मैम, मैं उन बच्चों के लिए और खासकर बच्चियों के लिए जानना चाहूंगा कि जो आपको अपना आदर्श मानती हो, वो अगर समाज सेवा से जुड़ना चाहें, वो इस चीज में कुछ आगे योगदान देना चाहें, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? उनको आप क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो हम रुचि की फिर बात करेंगे कि यदि उनकी रुचि हो
क्योंकि आजकल फैशन भी है, क्योंकि कई बार हमको इस तरह के बच्चे मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत किए तो आपको नेम फेम मिलता है, आपने बहुत कुछ उस मेहनत के लिए बहुत कुछ त्यागा भी होता है, बिल्कुल। बहुत सारी विकट चुनौतियों को भी झेला होता है, तो वो विकट चुनौतियां तो नहीं देख पाते लोग, तो हम बराबर, और अगर आप उनका गीत गाइए तो लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो जो हम ये कहना चाहते हैं कि केवल उस नेम और फेम को देख करके ना इस फिल्म में आए, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो अगर आपकी रुचि है तो आप सीधे इस फिल्म में आके ही कुछ करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप अपने आजीविका के लिए किसी दूसरे फील्ड में हैं, बने रहिए उस फील्ड से, क्योंकि जीवन में आज के समय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए बहुत बहुत जरूरत है। जिस हिसाब से हमारा लाइफ स्किल चेंज हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था तो मजबूत होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में रहते हुए भी आप सामाजिक विकास का काम कर सकते हैं, अपने आसपास अगर कुछ भी कर पाते हैं बदलाव, छोटी छोटी चीजों को। और सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी स्टोरी आती है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में होते हुए भी कुछ दूसरों को लिए हेल्प कर पा रहे हैं। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप किसी प्रोफेशन में होंगे, आपकी रुचि है, तो फिर उसमें हम मास्टर ऑफ MSW की पढ़ाई है, MA इन सोशल वर्क है, और यहाँ पे काशी विद्यापीठ बहुत प्राचीन कहा जाता है कि सबसे पहला MSW। मास्टर ऑफ सोशल वर्क का कॉलेज है, तो वो आपके शहर, हमारे बनारस शहर में है। और यहाँ पे BHU भी है, MA इन सोशल वर्क, जहाँ पे बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ वो इस विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए भी बच्चे हम जैसे NGOs के पास आते हैं, तो कई बार हमें उनमें वो कमिटमेंट दिखाई नहीं देता, ईमानदारी से कहें वो कमिटमेंट दिखाई नहीं देता। और ये भी कटु सत्य है कि जिनको कुछ और नहीं मिला तो फिर वो इधर आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी रुचि है और कमिटमेंट है, और तो आप वो एफर्ट भी लगाएंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो मेरा बार बार यही कहना है कि यदि आपकी रुचि है तब आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और तब जाके आप किसी दूसरे के जीवन में बदलाव लाएंगे, और फिर आपको प्रशंसा भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा प्रशंसा का पल वो होता है जब जिसके जीवन में आप बदलाव लाए ले आ पाए, और वो इस बात को महसूस कर पाता है कि हाँ, इनके योगदान से हमारे जीवन की स्थितियां बदली, और आज हम भी इंसान होने के काबिल हो पाए, हमें भी लोग इंसान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे कमजोर तबकों को इंसान समझते ही नहीं। तो यही हम बार बार कहेंगे कि जब तक रुचि ना हो, जब तक आप इस फिल्म में नहीं आए, और आप दूसरे फिल्म में हैं, तब भी आप इस फील्ड के लिए कुछ ना कुछ योगदान, छोटा बड़ा, अगर हम एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव लाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आजकल तो किसी के पास समय नहीं है, और हर की अपनी उम्मीदें, अपनी आकांक्षाएं एकदम बिल्कुल अलग है, तो यदि हम थोड़ा थोड़ा भी कुछ कर पाते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, आपने हमें समय दिया, आपके पास समय की कमी रहती है, आप इस समय दिल्ली में बैठी हुई हैं और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ आप सरकारी मीटिंग और कुछ न कुछ इसी जैसी चीजों के संदर्भ में आप वहां पर होंगी। इन सब व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमें समय दिया, समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से योगदान देती रहें, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, हम सब चाहेंगे कि न सिर्फ हमारे देश बल्कि वाराणसी शहर के लिए भी वो मौके आए जहां हम इस सुखद अनुभूति को प्राप्त करें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।